नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड में विकास को मिली रफ्तार, धामी सरकार ने 99 करोड़ के कार्यों को दी मंजूरी। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में सीसीटीवी आया सामने, 3 बार गणना कक्ष में जाता दिखा आरोपी, नोट सिक्के लेकर निकला। देहरादून में बड़ा फर्जीवाड़ा, उत्तराखंड विधानसभा में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगे 7 लाख से अधिक रुपए। 23 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा, नीलकंठ मार्ग पर बढ़ेगी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में व्हाट्सएप से भी मिलेगा रोडवेज बस के टिकट, प्रतिदिन लगभग 90,000 यात्री करते हैं सफर। उत्तराखंड डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ का प्रदर्शन, प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और कोटद्वार से भाजपा विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण के 4 साल के कार्यकाल को भाजपा नेताओं ने ऐतिहासिक करार दिया है। वहीं कोटद्वार में भाजपा नेता ताजुद्दीन इदरसी ने कहा है कि रितु खंडूड़ी भूषण ने अपने कार्यकाल में कोटद्वार विधानसभा में छोटे बड़े कई ऐसे काम करवाए हैं जिनका जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रितु खंडूड़ी भूषण अगला चुनाव को भी कोटद्वार से भी वो लड़ेंगे। कार्यकाल जो हमारी विधायक जी हैं, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है ये 4 साल का। उन्होंने क्षेत्र में जो छोटे छोटे विकास कार्य थे, गली मोहल्ले के विकास कार्य थे, वो कराए हैं। बड़े बड़े विकास कार्य कराए हैं और बहुत अच्छा कार्य उनका जो है हमारे क्षेत्र में रहा है। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले चुनाव में भी दीदी जो है बहुत अच्छे मतों से यहाँ से विजय प्राप्त करेंगी। और विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां मनसा देवी मंदिर में पुजारियों और मंदिर कर्मचारियों के लिए बिना जेब के कुर्ते पहनने का नया नियम लागू किया गया है। इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में शुरू हुई बहस के बीच मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि यह कदम मंदिर की शुचिता बनाए रखने और सोशल मीडिया पर होने वाली बेवजह की बदनामी को रोकने के लिए उठाया गया है। देखा होगा पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी मैंने सबके कुर्ते सिलाए हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे मेरे मंदिर में किसी के पास जेब नहीं होगा। चाहे वो कर्मचारी हो, पुजारी हो, कोई भी हो, जितने भी लोग हैं, किसी के पास जेब नहीं होगा। हमारी छवि की बात नहीं होती है। हमारे यहाँ जो जितने भी पुजारी है सबसे मेरी वार्ता हुई है और सबके उससे बात हुई है। सबने कहा गुरुजी हम बिल्कुल आपके साथ तैयार है। अगर कल कुछ हो गया तो अब आप जिम्मेवार है क्या? आप बताइए। आपने दिखाया सोशल मीडिया पे पंडित जी ने जेब में 5 रुपए डाले, आपने उसका फोटो बना दिया। आप ऐसे भी चलेंगे वैसे भी चलेंगे, वैसे काम नहीं चलेगा ना। हमने अपने हिसाब से काम करना है। क्या उचित है क्या अनुचित है ये हमारा काम है। इसमें कौन क्या टिप्पणी करता है मुझे इसकी चिंता नहीं।
और जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग चारधाम देवस्थानम बोर्ड को दोबारा लागू करने के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर देवप्रयाग में सियासत गर्मा गई है। जिला कांग्रेस व नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए देवप्रयाग संगम तट पर पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान को तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों के पारंपरिक अधिकारों पर सीधा डाका डालने वाला बताया है। आज देवप्रयाग में मां गंगा के उद्गम स्थल पर देवप्रयाग संगम पर जिस तरह से कल भाजपा के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अमित शाह से मिलकर एक बार फिर देवभूमि में उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड की बात की, आज जिला कांग्रेस कमेटी ने देवप्रयाग में इसका घोर विरोध किया और उनका पुतला दहन किया। आज भाजपा सरकार केदारनाथ मंदिर में चोरी करती है, बद्रीनाथ मंदिर में चोरी करती है, राम मंदिर में इतना भयंकर चंदा चोरी का मामला सब हजारों करोड़ रुपए का सबके सामने, और आज उसी निगाह से वही उनकी जो दृष्टि है वो कुदृष्टि आज फिर उत्तराखंड के 4 धामों पर पड़ रही है। नवयुवा जिलाध्यक्ष उत्तम सिंह जायसवाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का पुतला फूंका, और वो इसलिए फूंका कि वो गढ़वाल विरोधी हैं, तीर्थ विरोधी हैं, देवप्रयाग तीर्थ नगरी के तीर्थों के हकों को छीनने वाले हैं, इनके विरोध में बोलने वाले हैं, इनके विरोध में काम करने वाले हैं। अब विशेषकर देवप्रयाग विधानसभा में जब ये मुख्यमंत्री थे, इन्होंने हमारी देवप्रयाग की एनसीसी एकेडमी को जो है पौड़ी शिफ्ट किया, और आज तक न वो पौड़ी बनी न यहाँ बनी। और देहरादून से है खबर, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। वेणुगोपाल 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों, पूर्व विधायकों, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी विधायकों और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मैराथन बैठकें की। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने वेणुगोपाल के दौरे को पार्टी की सक्रियता और संगठन को मजबूती देने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड को लेकर गंभीर है और इसी के तहत लगातार संगठनात्मक गतिविधियां की जा रही है। करण माहरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ओर भाजपा के प्रदेश प्रभारी गौतम गायब है, और वहीं जबकि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व राज्य के मुद्दों और संगठन की मजबूती पर लगातार काम कर रहा है, और वेणुगोपाल के दौरे के दौरान हुई बैठकों को आगामी राजनीतिक रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का राष्ट्रीय आए तो ये दिखाता है कितना गंभीरता से उत्तराखंड को ले रहे हैं। और आप देख रहे होंगे जहां गौतम गायब हैं, जब से उन पर आरोप लगाया है, हमारी प्रभारी पिछले 3-4 महीने से हर महीने कभी 1 बार कभी 2 बार यहाँ आ रही हैं। और कल वेणुगोपाल जी का धन्यवाद आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। 8.5 घंटे की मैराथन बैठक ली है। वो कितना महत्व संगठन को दे रहे हैं आप देखिए। जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, उन लोगों की उन्होंने कम से कम 3.25 से 4 घंटे मीटिंग ली। उसके बाद सीधे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक ली घंटे भर की। उसके बाद विधायक और पूर्व विधायकों की बैठक ली, और उसके बाद फ्रंटल उनके लिए जो दिशा निर्देश उनने देने थे वो दिए। उसके अलावा जो फीडबैक उनको मिला है जिला अध्यक्षों, क्योंकि नीचे बूढ़ी अम्मा से, दादी से, भाई से, बच्चों से, स्टूडेंट से तो वर्कर मिलता है। और देहरादून से
से आपको खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी में बड़ी कार्रवाई हुई है। बीकेटीसी के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार हुए हैं और आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, एसआईटी ने देहरादून से गिरफ्तार किया है। एसआईटी की टीम प्रमोद नौटियाल को बद्रीनाथ लेकर गई और सीएम धामी ने जांच के इससे पहले आदेश दिए थे और इस आदेश के तहत गिरफ्तारी की गई है। कुछ और लोगों पर भी बताया जा रहा है कार्रवाई हो सकती है, गाज गिर सकती है। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। और बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला है, इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है और बीकेटीसी के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 17 जुलाई को प्रस्तावित देहरादून दौरे से पहले उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने राहुल गांधी का स्वागत करते हुए उन पर देवभूमि और देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से युवाओं का भरोसा खो चुकी है, जबकि राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि 2013 की आपदा के दौरान राहुल गांधी पैदल बाबा केदार के दर्शन और राहत कार्यों के लिए पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की बढ़ती नाराजगी और कांग्रेस की लोकप्रियता से घबराकर भाजपा बेबुनियाद बयानबाजी कर रही है। देखिए, राहुल गांधी जी उत्तराखंड उस समय आए जब कोई आना नहीं चाहता था। 2013 की आपदा के बाद केदार घाटी में बाबा केदार के दर्शनों के लिए वो पैदल चल करके गए। उसके बाद भी आपने देखा कि चाहे चुनाव का समय हो या बिना चुनाव समय राहुल हमेशा उत्तराखंड की जनता के बीच आते रहे। एक हफ्ते तक वो केदारनाथ जी में रुके, उन्होंने वहाँ पर सेवा की, वहाँ के पंडित पुजारियों से की। भारतीय जनता पार्टी की स्मृति मुझे लगता है कि सत्ता में रहने के कारण धूमिल हो गई है। देखिए, राहुल गांधी जी का पूर्व में भी उत्तराखंड में प्रवास बना था। वो बीच में ही अपने नेताओं के मनमुटाव के कारण से प्रवास को छोड़ कर गए हैं। आज देश में युवा वर्ग कांग्रेस से कोसुद हो चुकी है। आज राहुल गांधी को सुनने के लिए कोई भी तत्पर नहीं है, कोई भी जुड़ने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी कहीं पर भी आए, सरकार पारदर्शिता से काम रही है। जो भी इसके अंतर्गत दोषी पाए जाएंगे, सरकार उनको दंड दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। और हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी जिस प्रकार से विदेशों में जाकर के भारत की छवि को खराब करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो वही प्रयास उनका इस देवभूमि उत्तराखंड में आकर के जो छात्रों की छवि है, जो यहाँ की देवभूमि की छवि है, उसको खराब करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि कांग्रेस इसको पर सफल नहीं हो पाएगी। और खबर हल्द्वानी से, जहां उत्तराखंड देवभूमि ट्रक ऑनर्स महासंघ ने परिवहन और पुलिस विभाग की कार्रवाई के विरोध में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महासंघ ने आरोप लगाया कि मनमाने चालान, ऑनलाइन चालानी कार्रवाई और वाहनों को बार बार रोके जाने से ट्रांसपोर्ट कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। संगठन ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर के ट्रक मालिक अपने वाहनों की चाबियां आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय में जमा कर राज्यव्यापी आंदोलन है उसकी शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी में हुई बैठक में महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले कई महीनों से ट्रांसपोर्ट कारोबारियों और वाहन चालकों को परेशान किया जा रहा है। इस सरकार ने आज हर 2 स्टार वाले व्यक्ति को 1 स्टार वाले व्यक्ति को चालान बुक दे दिए।
यानी चालान की। तो हमारा ये पर्यटक सीजन चल रहा है, इसकी वजह से भी बड़ा दिक्कत है। आप देखो रात को चल नहीं। तो हमारा 1 तारीख से हड़ताल का ही रहेगा, क्योंकि अगर ये 5-7 दिन में अगर जो हमने इनको सारी रिपोर्टें सारे विभागों को दे रखी, अगर इसका हमारे को कोई जवाब नहीं मिलता है, अगर ये एंट्रियां देना बंद नहीं करती, चाहे हल्द्वानी चौकी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर चौकी हो, किसी हल्द्वानी के अंदर काठगोदाम चौकी हो, तो अगर ये एंट्रियां देना बंद नहीं करेंगी तो हमने 1 तारीख से हड़ताल में बैठ जाना है। देखिए, आपके माध्यम से मैं शासन को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले साल भी हमने एक हड़ताल की थी, जिसमें मंत्री जी के आश्वासन पर और हमारे मुख्यमंत्री सचिव श्री दीपक रावत जी के सामने एक तय हुआ था कि हमने कुछ मांगों पे हमारी बात हुई थी, लेकिन वो पिछले साल से अभी तक कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी बात उठाने के लिए जो यहाँ पर आप उपस्थित हुए, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उत्तराखंड देवभूमि ट्रक ओनर महासंघ ने आज अपनी 11 सूत्रीय अपील जारी कर दी गई है और हमने पूर्व में सरकार को इस संदर्भ में समस्त अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं। उनसे अभी तक किसी प्रकार का कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। हमने आरटीओ साहब से लेके जिला प्रशासन से लेके शासन तक अपनी मांगों को भेज दिया है। देखिए, ट्रक व्यवसाय एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता था, एक हैंडसम अमाउंट आदमी को बचता था, आदमी 1 गाड़ी से 2 गाड़ी बनाता था, 2 से 5 बनाता था। आज स्थिति ये हो गई है, जो उसके पास जो शेष धन है वो भी उसके घर से जा रहा है। सर देखिए, आज की डेट पे ट्रक व्यवसायियों के साथ यहाँ पर जो कुछ अत्याचार, एक प्रकार से मैं कहूँगा कि एक अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के लिए इन्होंने जो पुलिस डिपार्टमेंट है इसका हर कोई यहाँ पर एक तो चालान बुक लेकर के बैठ जाता है। वो ये कहता है कि या तो मुझे एंट्री करवाइए या फिर मुझसे चालान करवा के ले जाइए। ये अभी मेरे साथी अपने अध्यक्ष जी राकेश जोशी ने बताया कि ट्रक मालिकों से, ट्रक ड्राइवरों से जगह जगह पर चौकियों में वसूली की जा रही है और पुलिस वाले वसूली कर रहे हैं, और नगर नहीं वसूली का पैसा न दो तो उसके विरोध में चालान हो जा रहा है। और चालान से सब इतने परेशान है कि जगह जगह यहाँ से लेकर के बागेश्वर तक, यहाँ से लेकर पिथौरागढ़ तक, यहाँ से अगर कहीं और जाओ तो सब जगह चालान के लिए पुलिस बैठी हुई है। और खबर खटीमा से, जहां के इस्लाम नगर नई बस्ती में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक व्यक्ति पर उसके ही भतीजे द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगा है। हमले में चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों के अनुसार विवाद उस समय बढ़ गया जब चाचा ने अपने भतीजे से किसी मामले को लेकर बातचीत करने का प्रयास किया। आरोप है कि इसी दौरान भतीजे ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पर आरोप है कि आरोपी भतीजे का चाचा की पत्नी के प्रति एक तरफा लगाव था और इसी बात को लेकर उसे समझाने का प्रयास किया गया था। इसके बाद आरोपी ने हमला कर दिया। चिकित्सकों के मुताबिक घायल व्यक्ति को गंभीर चोटें भी आईं और जांच में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। घटना के बाद परिवार में दहशत और आक्रोश का माहौल है। घायल के बेटे मोहम्मद फैजान, पत्नी परवीन और भाई मोहम्मद इसाक ने आरोपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि समझाने के दौरान आरोपी ने हमला किया और वहीं इस मामले में अभी पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मारा इनके आकर ऐसी आपसी लड़ाई हो गई थी। वो लड़का मेरे पीछे पड़ा था, उसको समझाने के चक्कर में थे, इसलिए इनको मारा कि इसको मार दूं, इसको हासिल कर लूँ मैं। लड़ाई हुई है, मेरे पापा के चोट लगी और जिस लड़के ने मारा है वो मेरी अम्मी के पीछे पड़ा हुआ है, मतलब ज़बरदस्ती कर रहा है थोड़ा, तो उनने इसीलिए मारा कि मैं इसको मार के अम्मी को हासिल कर लूँ मेरी। इसी वजह से उनने मेरे पापा को मारा है, अम्मी की वजह से। अम्मी के पीछे पड़ा है वो मेरी। वो मेरे पापा का भतीजा ही है, मेरे ताऊ का लड़का है वो। लड़ाई हुई है, उनने आज पापा के आके थोड़ा हमला कर दिया बंके से। चाचा भतीजे? चाचा भतीजे। तो पहले से रंजिश थी या क्या बात था? हाँ, पहले से नहीं है। करीबन मेरे पास तो 4-5-7 बजे करीब फ़ोन आया है
क्या आया? किसी भाई इसी ने फ़ोन करा जिसके चोट लगी, तो मैंने कहा ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ, समझा दूँगा। उसने फ़ोन नहीं उठाया, जिसने मारा उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं डांट देता दोनों को, और वो सफाई कर रहा था टुक टुक से, इसने जाके पीछे से हमला कर दिया। मिली जा रहा है, मारपीट का मामला बता रहे हैं और इसके सिर पे काफ़ी चोट है और इसके हाथ में फ्रैक्चर है। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी एंड ऑपरेशन रखा हुआ है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का